सोचो, अगर कोई यात्री भारत आए और वो अपनी डायरी में वो सब चीज़ें लिखे जो उसने यहाँ पर देखा और महसूस किया है, तो वो इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करेगा। हाय, मेरा नाम मुकेश कुमार है। आज हम जानेंगे कि पुराने समय में आए यात्री जैसे फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, अल बिरूनी, इन्होंने भारत को किस तरह से देखा और इन्होंने अपनी डायरियों में किस तरह से भारत के बारे में लिखा। क्लास 12th हिस्ट्री का यह चैप्टर हमें बताता है कि इतिहास को जानने के लिए सिर्फ हमें राजा महाराजाओं या युद्धों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी यात्री के किताबों या डायरियों के बारे में भी पढ़ते हैं तो हमें इतिहास को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि इन यात्रियों ने अपनी किताबों और डायरियों में भारत के समाज, धर्म, संस्कृति एवं रोज़मर्रा के जीवन में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी लिखा है। आज हम इस चैप्टर में इन 3 यात्रियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने प्राचीन काल में भारत का यात्रा किया और उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में लिखा। इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने इस चैप्टर को लास्ट तक देखा तो आपको कहीं और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। चैप्टर को शुरू करने से पहले में हम कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं, जिन शब्दों का उपयोग हम इस चैप्टर में करेंगे। अगर आपने इन शब्दों को अभी समझ लिया तो आगे चलकर आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले शब्द आता है वृतांत। वृतांत इस चैप्टर में कई बार रिपीट किया गया है। तो वृतांत का शाब्दिक अर्थ बताऊं तो किसी बीती हुई घटना, किसी कथा, किस्सा या कहानी या फिर किसी विषय का विस्तृत एक क्रम अनुसार वर्णन किया जाता है, उसी को वृतांत कहा जाता है। इसके बाद आता है ब्राह्मणवाद। एक विचारधारा है जो वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित ऊंच नीच और समानता के बजाय असमानता का समर्थन करती है। प्रताड़ना, किसी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचाना, अपमानित करना या सताना, इसी को प्रताड़ना कहा जाता है। उत्कंठा, किसी कार्य, व्यक्ति या वस्तु के लिए मन में उत्पन्न गहरी उत्सुकता, तीव्र लालसा या फिर प्रबल इच्छा या उसके बारे में जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है उत्कंठा। सत्तारूढ़ की बात करें तो वह राजनीतिक दल या गठबंधन जो वर्तमान में किसी देश, राज्य या स्थानीय निकाय में शासन चला रहा है, जिसके पास विधायी बहुमत है, इसी को कहा जाता है सत्तारूढ़। साधारण भाषा में कहें तो जो इस समय शासन कर रहा है उसी को सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ सरकार कहा जाता है। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। यात्रा की शुरुआत। तो लोगों ने यात्राएं करना कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया, किन किन लोगों ने शुरू किया, इसके बारे में जानते हैं। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनिकों और पुरोहितों तथा यात्रियों के रूप में यात्रा करना शुरू किया। कई लोग साहस की भावना से प्रेरित होकर भी यात्राएं करते थे। महिला और पुरुषों दोनों ने यात्राएं की, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृतांत लगभग ना के बराबर ही है। अब इस चैप्टर में हमने बात किया कि हम 3 यात्रियों के बारे में जानेंगे। तो पहला है अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। सुरक्षित मिले वृतांत अपने विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ दरबार की गतिविधियों पर आधारित होते हैं, कुछ धार्मिक विषयों पर, कुछ स्थापत्य और स्मारक गतिविधि पर आधारित होते हैं। अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बिरूनी द्वारा लिखे गए किताब का क्या नाम था। इसी को दूसरी तरह से पूछा जाता है कि किताब उल हिंद, ये इस किताब के लेखक कौन हैं। अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में वर्तमान उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। ख्वारिज्म में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समाज की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही वह कई सारी भाषाओं का ज्ञाता भी था, जैसे कि सीरियाई,
फारसी, हिब्रू और संस्कृत। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1017 में ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया। वहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपनी राजधानी गजनवी ले आया। अल बिरूनी भी उन्हीं में से एक था। अल बिरूनी आया तो एक बंधक के रूप में था, परंतु उसे यह शहर इतना ज़्यादा पसंद आया कि वह अपनी मृत्यु तक उसने यह शहर नहीं छोड़ा। अल बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा कई विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। किताब उल हिंद अल बिरूनी द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब की जो भाषा है वो एकदम सरल और स्पष्ट है। यह किताब 80 अध्याय में बटा है। इसमें धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोलीय विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि का उल्लेख मिलता है। अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले एक प्रश्न रखा है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन करता है और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना करता है। अल बिरूनी को गणित बहुत पसंद था। उसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया है। ऐसा माना जाता है कि उसने जो कृतियां लिखी थी वह सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखा था कि वह आसानी से उसकी कृतियों को पढ़ सकें। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक को अरबी भाषा के अनुवाद के लिए परिचित और इसमें शामिल सभी दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान सभी कृतियां शामिल करता है। सभी लोग हिंदू शब्द की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। लोग शुरुआत में हिंदू से क्या अर्थ निकालते थे? हिंदू शब्द 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता है। यहाँ के निवासियों को हिंदी और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा जाता है। समय के साथ तुर्कों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू और यहाँ के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहना शुरू किया। यहाँ की भाषा को हिंदी नाम दिया गया। हिंदू शब्द का अर्थ किसी भी धार्मिक संदर्भ से नहीं था, बाद में यह जाकर धार्मिक संदर्भ में प्रयोग होने लगा। इब्न बतूता की बात करते हैं अब। इब्न बतूता का रिहला, इसमें भी एक एमसीक्यू टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिहला किस यात्री की पुस्तक का नाम है, या फिर इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखा। इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को रिहला कहा गया, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। यह पुस्तक 10वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसका जन्म तंजीर में हुआ था। इसका परिवार एक सम्मानित और शिक्षित परिवार था, जो इस्लामी कानून तथा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता ने भी कम उम्र में ही साहित्यिक तथा सत्तारूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी। इब्न बतूता को यात्रा करना बहुत पसंद था और वह मानता था कि किताबों से अच्छा यात्राओं से ज्ञान को अनुभव किया जाता है और उससे हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता भारत आने से पहले कई नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक गया था। उसने 1332 से लेकर 1333 में भारत आने से पहले मक्का की तीर्थ यात्राएं की और सीरिया, इराक, पारस, यमन, ओमान तथा पूर्व अफ्रीका के देशों में गया। इब्न बतूता का भारत में आगमन कैसे हुआ? तो मध्य एशिया के रास्ते होते हुए सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंधु पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सुना था। उसने यह भी सुना था कि वह कला और साहित्य के दयाशील संरक्षक हैं, जिनकी ख्याति से आकर्षित होकर वह सुल्तान के दरबार आया। दिल्ली में जब वह सुल्तान से मिला तो सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हो गए और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त कर दिया।
वह इस पद पर कई वर्षों तक बना रहा। एक समय किसी गलतफहमी की वजह से सुल्तान ने उसे कारागार में कैद कर दिया, लेकिन बाद में इस गलतफहमी को दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में फिर से स्थापित कर लिया गया। चीन जाने का आदेश। 1342 में मंगोल शासन के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। चीन बंदरगाह नगर जैतून गया, जो आज क्यानझू के नाम से जाना जाता है, परंतु आदेश मिलते ही वो सीधा चीन नहीं चला गया। सुल्तान के हुक्म के बाद मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार तट से वह मालदीव गया। वहां उसने 18 महीने तक काजी मतलब न्यायाधीश के पद पर काम किया। फिर वहां से श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट पर गया तथा फिर मालदीव गया और उसके बाद वह चीन जाने के लिए तैयार हो गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्राएं की और बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक रुक नहीं पाया। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी और भारत से होते हुए भी वह गया था, उसकी तुलना की जाती है। इब्न बतूता को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा, जबकि दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन और ग्वालियर से दिल्ली की दूरी बस 10 दिन में ही तय की जाती थी। इब्न बतूता का दुख। इब्न बतूता अपने वृत्तांत में लिखता है कि एक बार उसे बहुत दुख हुआ। अब दुख कैसे हुआ ये जानते हैं। इब्न बतूता अपने पुस्तक रिहला में लिखता है कि लंबी यात्राओं में सिर्फ लुटेरों का ही खतरा नहीं था, बल्कि और भी कई सारे खतरे हो सकते थे, जिसमें बीमारी एक मुख्य कारण होता था। वह बताता है जब वह कमजोरी से गिरने वाला था तो उसने अपने पगड़ी को अपने जीन से बांध लिया था, और अंत में जब वह ट्यूनिस शहर पहुंचा तो वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए हुए थे। इसे लगा मैं एक यात्री हूं और मेरा भी लोग स्वागत करेंगे, पर वहां ऐसा हुआ नहीं। वह लिखता है कि वहां हर कोई एक दूसरे का अभिवादन कर रहा था, लेकिन मेरा अभिवादन किसी ने नहीं किया, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ और मैं अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाया। मैं बहुत रोया, पर एक तीर्थयात्री ने मेरे दर्द को समझा और मेरे पास आकर मेरा अभिवादन किया। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थल से यात्रा शुरू किया था। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो ध्यान रखना मोरक्को। और ये सिर्फ आपके 12th तक ही सीमित नहीं है, आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दोगे ना तो उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग तथा भारत उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की, और जब वापस आया तो स्थानीय शासकों ने निर्देश दिया कि उसने क्या क्या देखा व क्या क्या अनुभव किया, उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। इसने भी कई लोगों की तरह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था और 1656 से 1668 तक भारत में 12 साल तक रहा। पहले वर्ष सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में था और बाद में मुगल बादशाह के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में काम किया। बर्नियर ने कई देशों के कई भागों की यात्राएं की और जो देखा उसका विवरण लिखा। भारत में जो देखा, फ्रांसवा बर्नियर ने उसकी तुलना यूरोप की स्थितियों से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृतियों को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतावली भाषा में भी इसका अनुवाद होने लगा।
1670 और 1625 के बीच इसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार दोबारा से छापा गया और 1668 तक तो यह अंग्रेजी भाषा में भी छापा गया। अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। देखो, अल बिरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि को तथा मनुस्मृति आदि के अंशों को पढ़ा। इन सबको जानने के लिए उसे कई सारे बाधाओं का सामना करना पड़ा। बाधा को अवरोध भी कहा जाता है। सबसे पहला अवरोध था भाषा, क्योंकि संस्कृत अरबी और फारसी से भी भिन्न थी। उसके विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना आसान काम नहीं था। दूसरा अवरोध था धार्मिक आस्था और प्रथाओं में भिन्नता। तीसरा अवरोध अभिमान। अभिमान कैसा? जब वो भारतीय समाज के बारे में जानना चाह रहा था तो उसे ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही आश्रित रहना पड़ा, क्योंकि यहाँ की प्रथाओं और आस्थाओं के चलते किसी अन्य समाज को अपनी पुस्तक या कृति को छापने की अनुमति नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगा। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल बिरूनी यह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। उसने फ्रांस का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। पहला, घुड़सवार शासक वर्ग, भिक्षुक, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलीय शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक वर्ग, और अंत में कृषक या शिल्पकार वर्ग। ये 4 सामाजिक वर्ग फ्रांस में भी उपलब्ध थे। जाति व्यवस्था के संदर्भ में उसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानना पड़ा, परंतु अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसका मानना था कि वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती हैं वह अपनी पवित्रता को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करती हैं और सफल भी होती हैं। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। उसने यहाँ के सामाजिक वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया, जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी वर्णों का अलग अलग कार्य था, परंतु शूद्र यह सामाजिक प्रताड़ना का सबसे अधिक शिकार हुए थे। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा या फिर बेचैनी। इब्न बतूता ने अपनी किताब में नारियल और पान, 2 ऐसे वनस्पति उपज का जिक्र किया जिससे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। वह भारत में दिल्ली को एक विशाल आबादी वाला सबसे बड़ा शहर बताता है। दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, वह भी इसी के बराबर था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। वह बताता है कि बाजार मात्र सिर्फ आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजार में मस्जिद और मंदिर दोनों होता था और उन्हें कम से कम कुछ तो नृतक, संगीतकारों तथा गायिकाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान होते थे। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशियाई दोनों में बहुत मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्म इतनी महंगी थी कि उसको सिर्फ अमीर वर्ग या धनढाई लोग ही उपयोग कर पाते थे। व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था, जैसे कि सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित करना। संचार की अनूठी प्रणाली। इब्न बतूता ने देखा कि यहाँ संचार की अनूठी प्रणाली है। जैसे यहाँ की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर वह बहुत ज़्यादा चकित रह गया। डाक प्रणाली इतना कुशल था कि यहाँ सिंधु से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचर की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाता था। इब्न बतूता बताता है कि डाक व्यवस्था 2 प्रकार का था। पहला घोड़े पर और दूसरा पैदल। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लूक कहा जाता है, यह हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलाया जाता था। पैदल डाक व्यवस्था प्रति मील 3 अवस्थाओं में बटा होता है। इसे दावा कहा जाता है। हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है।
इसके बाहर 3 मंडप बने होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटी लगी होती है। जब वह संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करते हैं तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटिया सहित क्षण लिए वह अपनी पूरी क्षमता के अनुसार तेज भागता है और इसी तरह से अगले गांव में दूसरे को फिर वह अगले गांव में दूसरे को फिर इसी तरह से पत्र को पहुंचाया जाता है। पैदल डाक व्यवस्था अर्थव्यवस्था से अधिक तीव्र थी और इसका प्रयोग राजा महाराजा तीव्र संचार के लिए किया करते थे। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। बर्नियर द्वारा किताब लिखा गया जिसका नाम ट्रेवल इन द मुगल एम्पेयर है। इनमें मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता है और सामान्यतः यूरोप को श्रेष्ठ रेखांकित करता है, मतलब यूरोप को महान बताता है। भारत और यूरोप के बीच काफी भिन्नताओं को दिखाया गया है। सबसे बड़ी भिन्नताओं में से एक थी निजी भूस्वामी का अभाव। यूरोप में हर व्यक्ति के पास अपनी जमीन होती थी और वह जमीन का स्वयं मालिक होता था, परंतु भारत में राजा महाराजा या जमींदार ही जमीन के मालिक होते थे। वह कहता है कि भारत के भूधारक अपने बच्चों को वह भूमि नहीं दे सकते थे क्योंकि उसका मालिक जमींदार या राजा होता था। इसी वजह से वह अन्न उत्पादन के स्तर को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कोशिश भी नहीं करते थे। बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णन करता है। वह कहता है कि भारत में मध्यम स्थिति के लोग नहीं हैं, मतलब भारत में मिडिल क्लास लोग नहीं हैं, या तो बहुत अमीर है या तो एकदम गरीब है। उसने महसूस किया कि राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। शहर और नगर बेकार हालत में है, हवा प्रदूषित है, खेत में जालीदार पौधे हैं और जमीन घातक दलदल है। इसका एकमात्र कारण यह है कि राजकीय भूस्वामी व्यवस्था। बर्नियर ने मुगलकालीन शहर को शिविर नगर कहा क्योंकि उसका मानना था क्योंकि यहाँ रहने के लिए लोग राजाओं द्वारा बनाए गए मकानों का उपयोग करते हैं। अगर राज दरबार कहीं और स्थापित हो जाता है तो उन्हें यह सब कुछ छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। अतः यह एक तरह से शिविर होता है। शिविर का अर्थ होता है जहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जब भारत पे मुगल साम्राज्य का शासन था तो उनकी राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली कर ली, जिसकी वजह से वहाँ के कई सारे लोगों को आगरा छोड़कर राज दरबार के साथ दिल्ली आना पड़ा। इसीलिए बर्नियर ने भी भारत को शिविर नगर कहा है। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। तो महिलाएं दासिया, सती तथा श्रमिक। जब अलग अलग यात्रियों ने भारत के बारे में अपने वृतांत को लिखा तो लोग यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए कि यहाँ पर स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी। इब्न बतूता बताता है कि वह सिंधु पहुंचता तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट के रूप में घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। वह बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बादशाह थे, उन्होंने नसीरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक को उसके प्रवचन से प्रसन्न होकर 1,00,000 मुद्रा दी और 200 दास इनाम में दिया। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर शरीक हुआ तो उसने देखा कि दासों में काफी विविधता थी। दासियां संगीत और गायन में निपुण थी तथा सुल्तान अमीरों पर नजर रखने के लिए भी उनका उपयोग करता था। बर्नियर ने सती प्रथा को देखा और उसके बारे में लिखता है कि भारत में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती हैं और अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता है, मतलब जबरदस्ती उनको जला दिया जाता है। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा भी कई चीज़ों की ओर घूमता था, जैसे श्रम, कृषि के अलावा भी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो बात यह उस समय की है जब गयासुद्दीन तुगलक ने अपने किले का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। उसी समय हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी बावली बनवा रहे थे। दोनों के बीच में टकराव हो गया क्योंकि सुल्तान ने सभी मजदूरों को किले के निर्माण के लिए लगा दिया था, जिससे बावली का काम रुक गया।
तब निजामुद्दीन औलिया ने गुस्से में आकर सुल्तान को श्राप दिया और कहा, या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर। मतलब कि सुल्तान जो तू किला बनवा रहा है, या तो वो किला उजड़ जाए या फिर वहां सिर्फ गुज्जर बसे। गुज्जर एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो ज्यादातर देहाती एवं ग्रामीण समुदाय होता है, जिनका मुख्य कार्य पशुपालन एवं कृषि होता है। तो इनका कहने का मतलब ये था, या तो तेरा किला उजड़ जाए या तो तेरे किले में ऐसे लोगों का निवास हो जो सिर्फ ग्रामीण हो, कोई भी शहरी विकास तेरे किले में ना हो। और हैरानी की बात तो यह है कि किला कभी भी पूरी तरह से आबाद रहा ही नहीं, कुछ ही समय में यह वीरान हो गया। इसलिए आज भी तुगलकाबाद किले को भूतिया या रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। और अगर आप दिल्ली से हो तो एक बार आप तुगलकाबाद किले को देख कर आ भी सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।